किस्से गलियारों के पेश करते हैं इस्मत चुगताई की लिखी कहानी अमर बेल। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को सुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निमट कर बीवियां बेटियों की बरी या बेटियों का जहेज टांकने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगती। अरे, अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेगी? हे बी, घास तो नहीं खा गई हो? कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काट कर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डालकर बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से एक कदम न उतरने दिया। निगोड़ी का मायके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना जाना हो जाता। और भाई, सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो झूठे पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजा के देने को तैयार हैं, 40 के तो लगते भी नहीं। असगरी खानम बोली, उही खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निकल रही हो, अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह, बेचारी इम्तियाजी फुप्पो बोल के पछताई। सुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशा अल्लाह 5 बहनों की जमाने बस कंधों पर पड़ी थी। ये गज गज भर की कोई मुचैटा हो जाता, बस 5 एकदम मोर्चा बांध के डट जाती। फिर मजाल है जो कोई मुगलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखानियों सैदानियों की तो बात ही न पूछिए, बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाजी फुफ्फो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़ती। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चिंचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज़ थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से जन्नत से निकल जाती हैं। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू होती, सारे मोहल्ले में तुरंत खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल पड़ी, और बीबियां कोठे लांगती, छज्जे फलांगती, दंगल की जानिब हल्ला बोल देती। इम्तियाजी फुप्पो की 5 बहनों ने वो टांग ली कि गरीब नक्कू बन गईं। उनकी संजली बेटी गौरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याहे रंडवे नहीं होते। पहले ज़माने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से ये अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आकिबत के बोरिए समेटने पर तुली हुई हैं। बड़ी मुमानी की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुप्पो ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी नहीं पता था कि 2 हाजों के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। सुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो अभी लड़का ही थे, इसलिए वो तो मारे हॉल के बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शह पड़ती थी। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमट से हमला आवर हुईं। उन्होंने फ़ौरन इम्तियाजी फुफ्फो के नवाज दामाद का जिक्र छेड़ दिया, जिसका तस्फिरा फुफ्फो की दुखती रख था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था। मगर हमारी फुप्पो भी खरी मुगलानी थी, जिनके वालिद शाही फौज में बरकंदाज थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थीं। झट पैंतरा बदलकर वार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदों खानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज़ डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी।
उस ज़माने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आजकल कोई फिल्मों में नाचने गाने लगे। सुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे। नहायत सुथरा नक्शा, छरेरा बदन, दरमियाना कद। इम्तियाजी फुप्पो सारे में कहती फिरती थी कि खिजाब लगाते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफ़ेद बाल उनके सिर में नहीं देखा। इसलिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। यूं देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, वाकई 40 के नहीं जचते थे। जब उन पर पैगामों की बहुत जोर की बारिश हुई तो बौखला कर उन्होंने मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। इतना कह दिया, लौंडिया इतनी छिछोरी न हो कि बेटी लगे, और ऐसी खूसट भी न हो कि उनकी अम्मा लगे। उई, क्या खौफियादा हुआ नाम। इम्तियाजी फुफ्फो को कुछ न सूझा तो नाम ही में कीड़े निकालने लगी, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने न सुनी। लौंडिया 16 से एक दिन ज्यादा की हो तो 100 जूते सुबह 100 जूते शाम, ऊपर से हुक्का का पानी। मगर उनकी किसी ने न सुनी। वो अपनी गोरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए ख्वाही न ख्वाही धुंध मचाती थी। रुखसाना बेगम थी कि बस कोई देखे तो देखता ही रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी न भरे, तोलो तो 5वीं के बाद छठा फूल न चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिसमें हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चुपड़ दिया हो। निस्वानियत इस गजब की जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचोड़ कर भर दिया हो। गर्म गर्म लपटें सी निकलती थीं। शायद बकौल फुप्पो 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया था। उन्हें ज़रा सा तकल्लुफ़ तो हुआ, मगर फिर टाल गए। कमसिनी तो कोई बड़ा जुर्म नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेइंतहा मुफलिस घर का बोझ थी। दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब रुखसाना मुमानी ब्याह कर आई तो उन्हें गौर से देखकर मामू के पसीने छूट गए। बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है, उन्होंने बौखला कर कहा। उई, खुदा खैर करे, ए मियाँ, तेल देखो, तेल की धार देखो। मर्द साठा और पाठा, बीबी बीसी और खीसी, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी कलई उतर जाएगी। गोमूत में न 16 सिंगार रहेंगे, न ये रंगो रोवन, न ये छल्ला सी कमर रहेगी, न बाजुओं का लोच। बराबर की न लगने लगे तो चोर का हाल सो मेरा। मैं तो कहूँ 10 साल में बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएंगी। फिर हम अपने बैरन के लिए 12.5 बरस की लाएंगे, खाला चाहेगी। हुश्त, मामू शर्मा गए। दूसरी बीवी नहीं जीती, इसलिए तीसरी, शमशा बेगम बोली। क्या बक रही हो? हाँ मियाँ, बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, दूसरी तो तीसरी का सदका होती है। उसी लिए पुराने ज़माने में लोग दूसरी शादी गुड़िया से कर दिया करते थे, ताकि फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। फिर जल्द ही रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 साल में अच्छे खाने, कपड़े और आसे के जार मियाँ ने वो जादू फेरा कि पहली का चांद 14वीं का महताब हो गया। वो चांदनी छिटकी कि देखने वालों की आंखें छपक गईं, पोर पोर से शुआएं फूट निकली। शुजाअत मामू पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। शुक्र है जल्द ही पेंशन होने वाली थी, वरना आए दिन के दफ्तर से गोते जरूर रंग लाते। बहनों के ले दे के एक भैया थे। बड़ी मुमानी तो दुल्हन नापे ही में जी से उतर गई थीं। उनकी कमान कभी चढ़ी ही नहीं। जब तक जिंदा रहीं, सूरत को तरसती रहीं। आलो औलाद खुदा ने दी ही नहीं कि उधर जी बहल जाता। मियाँ बहनों के चहेते भाई, सूरत न देखें तो खाना न पचे। दफ्तर से सीधे किसी बहन के यहाँ पहुँचते, रात का खाना वहीं से खाकर आते। फिर भी डेस्क ख्वान सजाए रात तक बैठी राहत तका करती।
किसी दिन इत्तेफाक से खा लेते तो उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के यहाँ हंगामे रहते, झूठों को कभी भावस को भी बुला लेती, मगर ये बेचारी वहाँ गरीब उल वतन सी लगती। सबने बुलाना छोड़ दिया। सुजात मामू को कभी यार दोस्तों की दावत करनी होती या कव्वाली और मुजरे की महफिलें जमती तो बीवी को पता भी न चलता। बहनें सब इंतज़ाम कर देती, ये उन्हीं के हाथ में रुपया दे देते। किसी ने ममानी को राय दी कि मियाँ को काबू करने का बस एक गुण है, उसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी के घर का निवाला मुंह को न लगे। बस जी, ममानी ने खाना पकाने की किताबें मंगाईं, लहसुन की खीर और बादाम के गुलगुले, दम का मुर्ग और मछली के कबाब पकाए, जिन्हें खाकर मामू ने फैसला किया कि वो उन्हें जहर देकर मारना चाहती हैं। ममानी खून थूक थूक कर मर गईं। मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़कर बोलने लगा। न कहीं आने के रहे न जाने के, न किसी का आना भाए, बस मियाँ हैं और बीवी। क्या बागो बहार सा भाई चुटकी बजाते में खुर्रे की तरह बेरहम और बेमुरव्वत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारी। गोरी बेगम से शादी करा दी होती तो यूं भैया साहब अलकत न हो जाते। ए भाभी, भैया को आंचल में कब तक बांधे रखोगी? मर्द जात है, कोई झंडूलना तो नहीं कि हरदम कूले से लगाए बैठी हैं। लाख ताना दिए जाते, दुल्हन बेगम हैं कि खीखी हंस रही हैं, और मियाँ काट के उल्लू घिघियाए जाते हैं। अपनी जोरू है, कोई पड़ोसी की नहीं कि बस तके जा रहे हैं बजर बट्टू की तरह। मामू वो मामू नहीं रहे। अजी कैसी कव्वालियाँ और कैसे मुजरे, बस बीवी तिगुनी का नाच नचा रही हैं, आप नाच रहे हैं। ए बस और थोड़े दिन के चोंचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हन आपा खत्म। एक ना एक दिन तो भाई का जी भरेगा। दिलों को तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना ममानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा, न उल्टियाँ न तबीयत मांदी, चेहरे पे और 4 चांद खिल उठे। क्या मजाल जो जरा सा अलका सा जाए। वही शोखियाँ, वही अंदाज माशुकाना जो नई दुल्हनों में हुआ करते हैं। और मामू का तो बस नहीं चलता उन्हें उठाकर पलकों में छिपा लें। दिल निकाल के कदमों में डाल देते हैं। जी से उतरने के बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गईं। पूरे दिनों में भी रुखसाना ममानी के हुस्न को गहन न लगा। जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। न पैरों पर सूजन, न आंखों के गिर्द हल्के, न चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद चट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर बराबर भी मोटी हुई हों। वही कुंवारियों जैसी लचकदार जिस्म। भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं। उनके वो अदबदा के बड़े कि खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीवी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद ढलक आई। गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं। बाल पहले से ज़्यादा सफ़ेद हो गए। अगर दाढ़ी न बनी होती तो गालों पर चींटी के सफ़ेद सफ़ेद अंडे फूट आते। अब जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक आई। आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली दाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड़ी। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूलें ढीली हो गईं। उन दिनों मुमानी की अक्कल दाढ़ निकल रही थी। सुजात मामू की बत्ती सी असली दांतों से ज़्यादा हसीन थी। उम्र का इल्ज़ाम नज़ले के सर गया। इम्तियाजी फुफ्फो के हिसाब से रुखसाना मुमानी 26 बरस की थी। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमाचौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था कि उनकी उम्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। ननदों के दिल पर आरे चलते।
वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगें तो नौजवानों की शोखियां मुंह जोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं। और मुमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। शराफत और भल मलनसाहत का तो ये तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदाए मजाजी समझती, अच्छे बुरे में उनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाभी, तुम पर खुदा की सुअर, न सर की खबर है न पैर की, हुड़दंगी बनी मुर्गियां खदेड़ रही हो। ए तो क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। उई लो, और सुनो, ए भी मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई। सज्जन भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं, माशाल्लाह बड़ा भाई बाप बराबर। तुम भी मेरी बड़ी हो, खबरदार जो तुमने फिर मुझे खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुस्न और कमसीनी जिसने एक दिन सुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ नहीं दौड़ पाता तो चिढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। ममानी उनके साथ दगा कर रही थीं। कभी कभी तो उन्हें लड़कियों बालियों की तरह हंसता या दौड़ता भागते देखते तो उनके दिल में टीसें उठने लगतीं, वो जलकर कोयला हो जाती। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो, वो जहर उगलने लगे। हाँ, अब कोई जवान पट्ठा ढूंढ लो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर झेंप कर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और भी चिराग पा होते और भारी भारी इल्जाम लगाते। भला से आंखें लड़ा रही थी, ढिमाके से तुम्हारा ताल्लुक है। जब मुमानी सन्नाटे में रह जाती, मोटे मोटे आंसू झलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढक कर सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती। वो उनके तलवे चूमते, उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हराम ज्यादा हूँ, जूती लेकर जितना चाहे मारो, मेरी जान, मेरी रूखी, मेरी मल्लिका, शहजादी। और रुखसाना मुमानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भौं भौं रोती। तुम्हारा आशिक जार हूँ मेरी जान, रस को हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खौलने लगता है, जी चाहता है साले का गला घोंट दूं। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान। वो झट माफ़ कर देती, इतना माफ़ करती कि सुजात मामू की आंखों के हल्के और उदे हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाँपा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफ़ी भी न मांग सकते। कई कई दिन वो रूठे पड़े रहते। बहनों की उम्मीदें बंध जातीं। भैया जान भाभी को कुड़ा कुड़ा कर मार रहे हैं। अब कोई दिन जाता है कि ये आए दिन की दांता किलकिल रंग लाएगी। मुमानी छुप छुप कर घंटों रोती, आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सुता हुआ जर्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक वारफ्ता लट, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्ने सोगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे संपोलिए जैसे डंठल, जड़ नहीं होती। ये हरे डंठल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दिए जाएं तो बेल उसका रस चूस कर फलती फूलती है। जितनी ये बेल फूलती है उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है। जूं जूं रुखसाना बेगम के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़कर खुसर फुसर करती। भाई की दिन ब दिन गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल झिरकुट हो गए थे। गठिया की शिकायत तो थी ही, नज़ला अलग अजाबे जान हो गया। डॉक्टरों ने कहा खिजाब कतई मुवाफिक नहीं, मजबूरन मेहंदी लगाने लगे। बेचारी रुखसाना एक एक से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थी।
किसी ने कहा, अगर खुशबूदार तेल डालो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। मामू की नाक में जो शमामत अल अंबर की मदहोश कुन खुशबू की लपटें पहुंची तो वो गलीज ऐप उन्होंने मुमानी पर लगाई कि अगर बच्चों का ख्याल ना होता मुमानी कुएं में कूद जाती। उनके बाल सफ़ेद होने की बजाय और मुलायम और चमकदार होकर डसने लगे। मुमानी की जवानी को तोड़ के लिए मामू ने तिब्बत यूनान की तमाम माजूनें, मुकव्वियात, कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई, बांकपन लौट आया। मुमानी ने कुछ दुनियादारी के दांव पेच तो सीखने न थे, खुद रौ पौधा थीं। कभी किसी ने बारीकियां न समझाई। 28 साल की थीं मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बाकार और अल्लड़पन था। मोटर बहुत चलाओ तो इंजन जल जाता है। दवाओं का रद्द-ए-अमल जो शुरू हुआ तो शुजाअत मामू ढह गए। एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग को इतना न तकतकाते तो 62 बरस में यूं लुटिया न डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लगे। बहनें जार व कतार रोईं। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे इजाद किए, कब्ल अज़ वक्त बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। ज़रूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन्न या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही नहीं लेती थी। तावीज़ गंडे हार गए, टोने टोटके चित्त हो गए। अमर बेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा हो तो पटक कर चकनाचूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी आग का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बरस नहीं चलता। उसके चढ़े हुए सूरज को उतारने की एक ही तरकीब हो सकती है कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से शुजाअत मामू का हाजमा जवाब दे गया था, मुमानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त वगैरह मंगाती थी। कभी कभार एक निवाला खुद चख लेती थी, अब उससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बंध गई कि अब इंशाअल्लाह ज़रूर बुढ़ापा तशरीफ़ ले आएगा। ए भाभी, ये क्या उछाल छक्का लौंडियों की तरह मुई शलवार कमीज पहनती हो और भी नन्ही बन जाती हो? ननद कहती। भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टिका हुआ दुपट्टा और गरारा पहनना शुरू कर दिया। किसी यार के बगल में जाने की तैयारी है? मामू ने कचोके दिए। मुमानी कपड़ों से भी खौफ खाने लगी। ए भाभी, ये क्या एक आध वक्त की नमाज पढ़ती हो? 5 वक्ता की आदत डालो। मुमानी 5 वक्ता नमाज पढ़ने लगी। जब से मामू की नींद बूढ़ी और नखरीली हुई थी, तहज्जुद के वक्त से जागना पड़ता था। मेरे मरने के नफल पढ़ रही हो? मामू बिसूरते। दुबली तो थी, दिन रात की दांता किलकिल से और भी धानपान हो गईं। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और भी निखर आया। जिल्द ऐसी शफ़ाफ हो गई जैसे कोई दम में बिल्लौर की तरह आर पार नजर आने लगेगा। चेहरे पर अजब नूर सा उतर आया। पहले देखने वालों की राल टपकती थी, अब उनके कदमों पर सर पटकने की तमन्ना जागने लगी। जब सुबह सवेरे नमाज ए फज्र के बाद कुरान की तिलावत करती तो उनके चेहरे पर हज़रत मरियम का तकद्दुस और फातिमा ज़ुहरा की पाकीज़गा तारी हो जाती। वो और भी कमसिन और कुंवारी लगने लगती। मामू की कब्र और पास खिसक आती और वो उन्हें मुंह भर भर के कोसते और गालियां देते कि भांजो भतीजों के बाद वो जिनों और फरिश्तों को वर्गला रही हैं। चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू में कर लिए हैं, उनसे जादू की बोटियां मंगाकर खाती हैं। खिजाब के बाद अब मेहंदी भी मामू को आंखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींकें आकर नज़ला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिन आने लगी थी। रुखसाना मुमानी उनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात से उनके हाथों में भी शमें लौ देने लगती।
उनके हाथ देखकर सुजात मामू को ऐसा मालूम होता जैसे मेहंदी में नहीं, मुमानी ने उनके खूने दिल में हाथ डुबो लिए हैं। वही हाथ जिन्हें वो कभी चंबेली की मुंह बंद कलियां कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शिकरे के खूंखार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे जाते हैं। जितना जितना वो उनकी मुंडियां जमीन पर घिसते, मुमानी संदल की तरह महकती। बहनें घर से तर माल तैयार करके भाई को खिलाने लाती कि कहीं भवस जहर न खिला रही हों, अपने हाथ से सामने खिलाती। मगर इन खानों से मामू का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि रहा सहा खून भी निचोड़ लिया। अभी तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाकी था जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई सौ की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही किस्म का था, जिसे मुर्दा खा लेता तो तनतना कर खड़ा हो जाता। मगर मामू गोंदनी की तरह फोड़ों से लद गए। दुखिया मुमानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और दवा बहुत सी दवाएं कूटकर छान कर मिलाती। धड़ियों मरहम थोपा जाता, पतीलियों में नीम के पत्तों का पानी औटाती और सुबह शाम पीप खून धोती। उनमें से चंद फोड़े मुस्तकिल नासूर बन गए थे और मामू को निगल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेर ही हो गई। मामू बहुत कमज़ोर हो गए थे। बहनें बैठी भावच का दुखड़ा रो रही थीं कि नज्जी बुढ़िया खुदा जाने कहाँ से आन मरी। पहले तो वो सुजात मामू को नाना जान समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगी। किसी ज़माने में नाना जान उस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नामुराद की मत मारी गई थी। नाना जान को मरे 20 बरस हो चुके थे और वो अपनी चीपड़ भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुसिर थीं। बड़ी लहदे के बाद मामू का असली मुकाम समझी तो मरहुमा मुमानी का मातम ले बैठी। हे क्या बुढ़ापे में दगा दे गईं? अचानक उसकी नज़र मुमानी पर जा पड़ी। मुमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थीं। अजब प्यारे अंदाज में वो गर्दन नोड़ाए बैठी थीं, जैसे तस्वीर खिंचवा रही हों। कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेख्तियार हंस रही थीं। हाय मैं मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूटकर रुखसाना मुमानी की तरफ हवा में बलाएं देकर कनपटियों पर 10 उंगलियां चढ़ चढ़ चटकटाईं। अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए, बिटिया तो चांद का टुकड़ा है। मैं जानूं मीठा बरस लगा है ए मियाँ। वो राजदारी के अंदाज में मामू के करीब खिसकी। सौदागरों का मझला बेटा विलायत पास करके आया है। अल्लाह कसम बस चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। किसी जमाने में बुढ़िया बड़ी मार्के की मशाता थी। अब उसका बाजार बंद हो चुका था। चोंडा सफ़ेद हुआ, हाथ पैर से माजूर हुई तो टुकड़े मांगकर गुजर औकात करने लगी थी। थोड़ी देर तक तो किसी की समझ में न आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही है। सौदागरों का मझला बेटा जो विलायत पास था, सबकी नज़रों में था। किसी को शुबा भी नहीं हुआ कि नाशुदनी कुत्तामा रुखसाना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम मियाँ, मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी, बात छेड़ूं। बात जो वाजिब हुई और पानी मरा तो भिड़ों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोपें दगने लगीं। हे मुझ जन्म पीठी को क्या खबर। बुढ़िया स्लीपर पहनती रपटी। बाहर की तरफ चलते चलते उसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुस्तबा नज़र डाली। मुंह पर तो साफ कुंवारपन बरस रहा है। उस दिन सुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं, अड़ोस पड़ोस की मेहरबानियों का फल हैं, जिनसे रुखसाना बेगम ताक झांक किया करती हैं। उस पर वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्होंने बड़ी मुमानी बहुत याद आई। उनके बाल कब्ल अज वक्त पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आंसू में बह गया। नेकी और पारसाई का मुजस्समा, वफा की पुतली,
उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीबियों की तरह जन्नत को सिधारी। आज वो होती तो ये दर्द, ये सोजिश, ये सफ़ेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बंट जाती। फिर बुढ़ापा यूं न दहलाता। दोनों साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुख को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन दूनी रात चौगुनी फैलती गई। बड़ के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियाँ झूल गईं, पत्ते झड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ पर रेंग गई। कैसा जांसोस समा था। सुजात मामू की मैयत सहन में बनी संवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी पछाड़ें खा रही थीं। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हेबा कर दी थी। रुखसाना मुमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वो अजीब पुरअसरार ख्वाब लग रही थीं। रो रो कर आंखें मखमूर और बोझल हो रही थीं। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह चमक रहा था। पुरसे को आने वाले सब कुछ भूल कर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें मरहूम की खुशनसीबी पर रश्क आ रहा था। मुमानी पर बेपनाह बेबसी और अफसुर्दगी छाई हुई थी। खौफ और सरासीमगी से उनका चेहरा और भी भोला लग रहा था। दोनों बच्चे उनके पहलू में लगे बैठे थे। वो उनकी बड़ी बहन लग रही थी। वो गुमसुम बैठी थीं, जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपनी बेमिसल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमर बेल, लेखिका इस्मत चुगताई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके कुछ बताएं कहानी आपको कैसी लगी। ये भी एक ज़रिया हो सकता है कहानी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का। तो सच में अगर कहानी अच्छी लगी है या थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।